टैगोर मार्ग है, जिसका पहले जो पुराना नाम था वो झंडेली रोड था। झंडेली रोड वो इसलिए था कि वहाँ पर फ्लैग कार निकला करती थी, जो अंग्रेज अधिकारी आया करते थे। नज़दीकी दोस्त समझ लो मेरे लिए, आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर पास आगे बढ़ जाते थे कि चाची कहानी सुनाओ। तो वो कहानियाँ इतनी लंबी होती थी कि 4-4 दिन तक कहानी चलती थी जी। तो हम कई बार कहानी सुनते सुनते सो जाते थे, तो फिर दूसरे दिन चाची वो कहानी तो बोले कहाँ तक सुनाई थी कि यहाँ तक सुनाई थी, तो फिर उसके आगे सुन, मतलब वो जाकर एक दूसरे से बधाइयाँ दी। तो इतनी मोहब्बत थी, वो मोहब्बत अब देखने को नहीं मिलती। ये 30 बार बहस होती थी, पर ऐसा नहीं कि उनमें कटुता। अगर कोई भी बात दूसरी होती, तीसरा आदमी पूछता था जाजी से, तक जाकर रघुनंदन से पूछो, रघुनंदन से बोले सीताराम जी से पूछो। मतलब एक दूसरे से सलाह लिए बिना काम नहीं करते थे, इतनी मोहब्बत थी। मतलब जिसके घर का ओटला होता था उसके नाम से फड़ होती थी। तो उस फड़ पे क्या है कि बाजार के लोग आके 8-10 लोग इधर बैठ गए, 8-10 उस फड़ पे बैठ गए, 8-10 वो पूरे शहर की जो गतिविधियाँ, पूरे शहर की चढ़। 1857 की जब क्रांति हुई तो उसके बाद जो है अंग्रेज़ों को अजमेर और इंदौर के बीच में एक ऐसी छावनी चाहिए थी जो दोनों तरफ से सुगम हो, तो उन्होंने नीमच को चुना। प्रतिस्पर्धा भी ऐसी थी कि घंटाघर जो था वो जनसंघ का चुनावी भाषण का अड्डा होता था, और कांग्रेस का जो है जाजी बिल्डिंग का वहाँ का अड्डा होता था, और एक दूसरे की सभा बिगाड़ने का पूरा प्रयास करते थे, छेड़ते थे एक दूसरे को। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की खास पेशकश अनकही कहानियां मेरे शहर नीमच की में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं कि हमारा नीमच पहले कैसा था, इसकी सुनहरी यादें कैसी थी, और तब यहाँ पर किस तरह से जीवन चलता था। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है साहित्यकार और समाज सेवी किशोर जी जवरिया साहब। आइए बात करते हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी की खास पेशकश अनकही कहानियां मेरे शहर नीमच की में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा एक सवाल था आपसे कि नीमच की चौपालें किस तरह की हुआ करती थी, किस तरह से नीमच को आप याद करते हैं? देखो, नीमच की अगर पुरानी यादों में करें तो ये शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है जी। जो टैगोर मार्ग है, जिसका पहले जो पुराना नाम था वो झंडेली रोड था। झंडेली रोड वो इसलिए था कि वहाँ पर फ्लैग कार निकला करती थी, जो अंग्रेज अधिकारी आया करते थे, तो उसे क्या है झंडे वाला रोड कहते थे। तो झंडे वाला रोड का अपभ्रंश हुआ झंडेली रोड। तो झंडेली रोड चला बहुत टाइम से, फिर झंडेली रोड से कब जनरल रोड हो गया, और फिर जनरल रोड के बाद 1970-71 के आसपास नगर पालिका ने एक प्रस्ताव पास करके और उसका नाम टैगोर मार्ग कर दिया। तो टैगोर मार्ग से आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर जो बस्ती है वो अलग है, और टैगोर मार्ग के उधर है वो बंगला बगीचे की बंगलों की बस्ती है। वो जो 60 बंगले हैं पूरे नीमच के, जो 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो सारे बंगले टैगोर मार्ग के उधर है, और इधर पूरा बना बाजार है। और हम देखें कि जो घंटाघर वाला जो रोड है ये 2 हिस्सों में था। घंटाघर से लेकर जाजू बिल्डिंग तक अलग, और जाजू बिल्डिंग ये घंटाघर से बारादरी तक अलग। तो घंटाघर से बारादरी तक वाला जो हिस्सा है वो नया बाज़ार कहलाता है, और ये जो घंटाघर से जाजू बिल्डिंग तक का हिस्सा है ये कहलाता था पहले सदर बाज़ार। बाद में इसका नाम तिलक मार्ग कर दिया, वो नाम बदल गया, खैर वो अलग बात है। लेकिन नीमच जो शहर था पुराना वो अंग्रेज़ों का बसाया हुआ शहर है। तो इसकी आप बसावट अगर देखेंगे तो ये एक चौपड़ की तरह बसावट है। आप इस रोड से निकलेंगे तो इधर से तो मतलब कहीं भी निकल जाए आपको हर जगह इसके रास्ते मिल जाएंगे, एक चौपड़ की तरह ही इसका नक्शा बनाया हुआ है। तो ये अंग्रेज़ों की बसावट है। 1857 की जब क्रांति हुई थी और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों को अजमेर और इंदौर के बीच में एक ऐसी छावनी चाहिए थी जो दोनों तरफ से सुगम हो, तो उन्होंने नीमच को चुना, और यहाँ पे नीमच की छावनी बनी। तो ये इसका पुराना एक संक्षिप्त इतिहास है। यहाँ के जो आप बस्ती अगर देखें तो टैगोर मार्ग से इधर जैसे सांभरावली है, तो सांभर जो एक गांव है वहाँ से माहेश्वरी जो आए थे वो सांभरावली में आके बसे थे। तो वो सांभरावली सांभर के लोग आके बसे, इसलिए उसका नाम सांभरावली हो गया। उसके पास आप देखें दाना गली है, तो दाना गली में वहाँ घोड़ा दाना बिका करता था, तो इसलिए उसका नाम दाना गली हो गया।
फिर इसके बाद बोहरा बाज़ार है, बोहरा गली बोलते थे उसको, अब बोहरा बाज़ार बोलने लगे। पहले बोहरा गली थी तो वहाँ पे ज़्यादातर बोहरा समाज के लोगों की दुकानें थी और बोहरा गली पूरी बस्ती भी वहाँ पे बोहरा समाज की, तो बोहरा गली हो गई। ऐसे नायकावली नायक लोगों की बस्ती थी तो नायकावली हो गई। तो उसके एक समाज की तरह से इधर कुम्हारा गली देखें तो वहाँ सब कुम्हारों की बस्ती थी और वहाँ मटके और ये जो पुराना जो कुम्हार से रिलेटेड सामान वहाँ मिलता था। चूड़ी गली में चूड़ी मिलती थी तो चूड़ी गली हो गई। तो इस तरह से शहर की जो गलियाँ हैं वो उसके प्रोफेशन के हिसाब से या उनके लोगों की बसावट के हिसाब से उसका नाम उसका ये पड़ा। तो ये एक तो नीमच का एक संक्षेप में बसावट का इतिहास समझ लीजिए ये है। सर, आपने बाजार गलियों की बात की, मेरा एक सवाल निकल कर आता है कि गलियों में अपनापन हुआ करता था, चौपालों में रिश्ते हुआ करते थे, ये दौर आपने देखा होगा, कैसा लगता था? उस ज़माने में जब ये नीमच शहर जब अब इस स्वरूप में नहीं आया, उसके पहले मैं सोचता हूँ कि 71-70 से पहले की जहाँ तक मुझे याद है, तो उस ज़माने में लोगों में इतना आपसी प्रेम और भाईचारा था। मतलब ये बताऊँ कि यहाँ पर जो आज का जो गंदा माहौल है, जो हिंदू मुस्लिम वाला माहौल जो चल रहा है या एक दूसरे के प्रति अविश्वास की जो बातें चल रही है, वो उस ज़माने में नहीं थी। हमारे मैं खुद जब बंगला नंबर 50 में रहता था, आप बंगला नंबर 50 में अगर जाके देखें तो वहाँ पर मुस्लिम और बोहरा समाज के लोग ज़्यादा रहते थे। वहाँ पे मुश्किल से जो हिंदू समाज के लोगों के 5 या 7 घर थे कुल। पर हमारे को ये लगा ही नहीं कभी कि हम किसी मुस्लिम बस्ती में रह रहे हैं या पूरा बोहरा समाज की बस्ती थी। इतना प्रेम और भाईचारा था कि ईद के दिन किसी के सिवैयाँ नहीं खाए तो नाराज़ हो जाते थे, झगड़ा करने आ जाते थे कि तुमने सिवैयाँ क्यों नहीं खाई, या ये स्थिति थी। और दिवाली पे हमारे यहाँ वो नहीं आए तो हो ही नहीं सकता था। मतलब ये है कि अगर उनके घर में अगर कभी सब्जी नहीं बने तो हमारे यहाँ कटोरी लेके जस्ट वो वहाँ से लिया, सब्जी लिया वहाँ से, या वो शक्कर मांग, मतलब ये तो एक सामान्य था कि एक दूसरे के घरों से सब्जी लाना और चाय की पत्ती और शक्कर लाना, ये तो बहुत मामूली बात थी। और कभी किसी के गए भूख लग रही है तो चाची क्या बनाया आपके यहाँ, तो मेरे को एक रोटी दे दो, भूख लग रही है, तो वो चाची आराम से हमको लगता ही नहीं था कि हम किसी गैर मतलब हक से मांग के खाते थे। इतना प्रेम और भाईचारा था। और शाम के समय जो ऐसा ही जैसा ही मैदान है, ऐसे वहाँ पर मैदान खुला मैदान होता था, तो शाम को हम सब जो रात की गर्मी की जो रातें होती थी तो उसमें हम पूरे जो मोहल्ले के होते थे तो उन सब के बिस्तर लग जाते थे बाहर। उस समय मूंज की रस्सियों के खाट हुआ करते थे, कहीं निवार के खाट हुआ करते थे, बाकी लोग नीचे सोते थे। तो तिरपाल बिछा लेते थे टाट का और उसके ऊपर बैठ जाते और सारे मोहल्ले के हम बच्चे जो है और वहाँ बैठ जाते थे। हमारी एक अजीज चाचा थे, उनकी चाची थी, वो उनकी मिसेस थी, तो वो उनके पास आके बैठ जाते थे कि चाची कहानी सुनाओ। तो वो कहानियाँ इतनी लंबी होती थी कि 4-4 दिन तक कहानी चलती थी जी। तो हम कई बार कहानी सुनते सुनते सो जाते थे। तो फिर दूसरे दिन चाची वो कहानी, तो बोले कहाँ तक सुनाई थी, कि यहाँ तक सुनाई थी, तो फिर उसके आगे सुन, मतलब वो धारावाहिक चलता था, कहानियों का धारावाहिक, काफ़ी ज़्यादा अपनापन हुआ, बहुत अपनापन। और फिर आप देखो कि सर्दियों में क्या होता था कि पहले फुआड़िया जिसको कहते हैं हम, उसको जिसमें पीले फूल आते हैं, ये बरसात के दिनों में लग जाते हैं, तो वो फुआड़ियों के जो सूख जाते थे तो उनको हम इकट्ठा कर लेते थे। और लकड़ियों की टालें हुआ करती थी, तो जो कुल्हाड़ी से जब लकड़ी फाड़ते थे तो वो उनकी छुलटे इकट्ठे कर लेते थे। और सर्दियों में हम सब मोहल्ले वाले बैठ के और वहाँ तापा करते थे, चारों तरफ झुंड बना के बैठ जाते थे और गपशप लगाया करते थे। मूंगफली और ये जो कहना चाहिए कि हरे चने, ये सेक के खाया करते थे और आराम से पूरी चौपाल लगती थी। और देर रात तक, मतलब 10-11 बजे तक ही ज़्यादातर, उस समय ज़्यादा लेट तक जगने का चलन नहीं था। मैक्सिमम 10 बजे 11 बजे बहुत हो गया तो सब सो जाते थे। तो इतना अपनापन था कि मोहल्ले वाले मतलब नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। रोज़ बैठ के चौपालें लगती थी, रोज़। और बाज़ार में भी आप देखें कि ये जो ओटले होते थे, दुकानों के आगे ओटले होते, तो उसे फड़ बोलते हैं वहाँ पे। तो वो फड़ पे बैठने का एक चलन था कि ये किसकी फड़ है, कि फलाने की फड़ है, नाम से फड़ चलती थी, कि वो मतलब जिसके घर का ओटला होता था उसके नाम से फड़ होती थी। तो उस फड़ पे क्या है कि बाज़ार के लोग आके 8-10 लोग इधर बैठ गए, 8-10 उस फड़ पे बैठ गए, 8-10 वो पूरे शहर की जो गतिविधियाँ, पूरे शहर की चर्चा, घर की चर्चा, परिवार की चर्चा, अपने सुख दुख की चर्चा, बीमारी की चर्चा, हर चर्चा वहाँ पे उस फड़ पे होती थी। और मतलब इतना अपनापन था कि
कुछ बयान नहीं कर सकता। सर, राजनीतिक माहौल कैसा हुआ करता था उस समय के खास नेताओं को आप याद करना चाहेंगे? राजनीतिक माहौल भी यहाँ का एक अच्छा ही माहौल था यहाँ पर, क्योंकि अगर हम देखें आज़ादी के समय से आज़ादी के बाद के हमारे यहाँ के जो नेता हुए हैं, स्वर्गीय सीताराम जाजू, जो बहुत दूरदर्शी नेता थे। नीमच के बारे में उनकी जो दूरदर्शी थी वो मतलब मैं सोचता हूँ कि इतनी दूरदर्शी मैंने बाद के नेताओं में नहीं देखी। ये पूरे नीमच को जितना जाजू जी ने संवारा है और जितनी मोहब्बत और प्यार नीमच के इसको दिया है, और दूसरे नेताओं की इतनी दूरदर्शी नहीं थी। और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा थी, दुश्मनी नहीं थी, कटुता नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, प्रतिस्पर्धा थी। पार्टियों में भी होती थी। रघुनंदन प्रसाद जी थे, सीताराम जाजू थे, ये बराबर मतलब तो सीताराम जाजू और इनके मतभेद होते थे आपस में, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि कोई भी आदमी बिल्कुल एक जैसे राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह थी, लेकिन कई मुद्दों पे बहस होती थी। पर ऐसा नहीं कि उनमें कटुता, अगर कोई भी बात दूसरी होती, तीसरा आदमी पूछता था जाजू जी से, तो जाकर रघुनंदन से पूछो, रघुनंदन से बोलते सीताराम जी से पूछो। मतलब एक दूसरे से सलाह लिए बिना काम नहीं करते थे, इतनी मोहब्बत थी। और देखें यहाँ पे जनसंघ का उस समय वर्चस्व था, जनसंघ के कुछ लोग थे, तो ये अपने यहाँ पर वो घंटा करके यहाँ पर वो मोटवानी जी थे, एक थी वो थे, और ये वर्मा पर जो परिवार है, ये यहाँ पर जो अभी क्या कहते हैं उनका ये मंदिर के सामने उनकी दुकानें हैं, ये ज़्यादातर जनसंघ के लोग थे। और ये मतलब ऐसा नहीं है, वो राजनीतिक जब चुनाव आता था तब तो पूरी प्रतिद्वंदिता होती थी, जैसे खिलाड़ियों में होती ना, वैसी खिलाड़ी था। और उसके बाद अगर किसी के घर में तकलीफ हो जाए तो पूरा परिवार जाके वहाँ खड़ा हो जाता था। वो नहीं देखता था कि कांग्रेसी है या जनसंघी है, तो पूरा परिवार उनके साथ। तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग थी, राजनीतिक वो प्रतिस्पर्धा जैसे खेल खिलाड़ी की भावना होती वैसी होती थी, लेकिन कटुता किसी के अंदर नहीं थी। एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के घरों में के अंदर जाना आना, सब प्रेम भाईचारा पूरी तरह से था। नीमच के अंदर कभी ऐसी दिक्कत नहीं थी। बाद में यहाँ पर जब ये शिवाजी आए यहाँ पास के गांव से, भौरासा से, तो यहाँ पे आके जब उन्होंने चुनाव लड़ा, और उस समय जो है क्योंकि अब राजनीतिक बात निकली है, तो थोड़ी राजनीति में जनसंघ का जो है शुरू से ही धर्म को लेकर राजनीति करने का पैटर्न, पहले गाय के नाम पे, कभी किसके नाम पे, तो उसके सीताराम जाजू जो है शिवाजी से बाद में चुनाव हार गए। और बाद में फिर जाजू जी ने एक तरह से राजनीति से संन्यास ही ले लिया। फिर रघुनंदन प्रसाद जी बने, फिर रघुनंदन प्रसाद जी भी रहे, फिर ये जाजू जी MPSRTC के चेयरमैन बने, उनके बाद ही फिर रघुनंदन प्रसाद जी चेयरमैन बने। तो ये राजनीतिक माहौल भी काफ़ी अच्छा था, पर प्रतिस्पर्धा भी ऐसी थी कि घंटाघर जो था वो जनसंघ का चुनावी भाषण का अड्डा होता था, और कांग्रेस का जो है जाजू बिल्डिंग का वहाँ का अड्डा होता था। और एक दूसरे की सभा बिगाड़ने का पूरा प्रयास करते थे, छेड़ते थे एक दूसरे को। मतलब वो छेड़छाड़ भी इतनी मीठी होती थी, मतलब उसमें कोई दुश्मनी जैसी नहीं थी, पर बड़ी मीठी छेड़छाड़ होती थी जी। तो वो एक आनंद था उसका। और कभी जैसे सबको पता रहता था कि किस बात से चिढ़ते हैं, तो जब वो भाषण देने कोई खड़े होते थे, मान लो रघुनंदन प्रसाद जी, तो जिस बात से वो चिढ़ते थे तो कोई जाके वहाँ खड़ा होकर वो ऐसे छेड़छाड़ करता था, तो फिर उनको गुस्सा आ जाता था। रघुनंदन प्रसाद जी थोड़ा गुस्से के तेज थे, तो फिर वो उनकी सभा बिगड़ जाती थी। तो इस तरह से चुहलबाजी भी होती थी। शिक्षा के मामले में अगर आज से 40 साल पहले की बात करें, 35 साल 40 साल पहले की, नीमच में किस तरह स्कूलों का प्रचलन था, किस तरह से शैक्षणिक गतिविधियाँ होती? देखो, स्कूलों की जहाँ तक बात है तो पहले सरकारी स्कूलें ही ज़्यादा हुआ करती थी। एक सिंधी शाला थी, जहाँ पर अभी वो मिडिल स्कूल पुराना जो था वो भी अभी हाल में टूट गया। उसके बिल्कुल सामने एक सिंधी शाला थी, बीच में जो ग्राउंड है ना, इधर सिंधी शाला थी, वो प्राथमिक शाला थी, और इधर मिडिल स्कूल था। वहाँ पे 6ठी से 8वीं तक की क्लासें लगती थी, और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल था, वह 9वीं से 11वीं तक की लगती थी, और उसके बाद कॉलेज में 12वीं से लगाकर और PG तक था। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग, ये मिशन स्कूल था। तो इस स्कूल का बड़ा नाम था उस ज़माने में। मिशन स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा मतलब बहुत इंटेलिजेंट माना जाता था, और यहाँ के निकले हुए बच्चे को दूसरे स्कूलों में हाथों हाथ एडमिशन लिया जाता था, और बड़ा इंटेलिजेंट, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का भी काम था, तो इंग्लिश भी पढ़ाते थे, जबकि दूसरे स्कूलों में 6ठी के बाद इंग्लिश शुरू होती थी।
सरकारी स्कूलों में छठी के बाद इंग्लिश शुरू होती थी, और बाकी यहाँ तो शुरू से ही इंग्लिश पढ़ाया जाता था, और यहाँ के बच्चे, यहाँ की एजुकेशन भी अच्छी थी। बाद में यहाँ पर जब हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ से, पर शिक्षा के लिए मेरे को कहने में बड़ा तकलीफ़ तो होती है, लेकिन सच्चाई यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा। केवल सीताराम जाजू के निधन के बाद उनके जो शिष्य रहे मोतीलाल जी वोरा, जो यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, जो उनके सीताराम जाजू के पुत्र थे, उनके विधायक काल के अंदर ये जो सीताराम जाजू कॉलेज बनाया, गर्ल्स कॉलेज, ये एक बाद में सरकारी स्तर पर ये बना है। लेकिन सरकारी स्तर पर और कोई स्कूल ऐसे नहीं बने जिसके लिए मैं गिना सकूं कि सरकार ने कोई बहुत बड़ा शैक्षणिक काम करा। लेकिन हाँ, प्राइवेट स्कूल बहुत बड़े, मिशन स्कूल का तो अपने आप में नाम था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की मिशनरी के काम कम होते गए तो ये स्कूल भी बंद हो गया। यहाँ मिशन हॉस्पिटल चलता था, वो भी बंद हो गया। अब ये पिछले साल से सुना है कि ये वापस से मिशन स्कूल चालू हुआ है, तो ये एक अच्छी खबर है अगर यहाँ अच्छा एजुकेशन मिलता है प्राइमरी के बच्चों को। लेकिन दूसरी जगह जो है एक नूतन स्कूल था, वो भी उस समय जगदीश जी खंडेलवाल थे, वो आरएसएस के थे, पर उन्होंने ये नूतन स्कूल डाला, और नूतन स्कूल प्राइवेट स्कूलों में अच्छा नाम था उसका, और वो प्राइवेट स्कूलों में एक अच्छा स्कूल माना जाता था नूतन स्कूल। और एक मंगल माड़ साहब थे कि उनका प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल पंडित हीरालाल शिवनारायण जी का ये स्कूल था जो घंटाघर के यहाँ पे था। एक हसनैनी स्कूल था, नए बाजार में था। ये कुल जमा ये स्कूल थे, नीमच सिटी का ये स्कूल था एक, और बगाने का स्कूल था। सर आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि बातें बहुत लंबी हो जाएगी काफ़ी, लेकिन एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप बैंक कर रहे हैं, बैंकिंग सेवा से जुड़े रहे हैं, व्यावसायिक और बैंकिंग, व्यवसाय या मतलब व्यावसायिक माहौल की बात करें, बैंकिंग बात करें, किस तरह का माहौल हुआ करता था, एक संक्षिप्त में जानना चाहूँगा। देखो, यहाँ पर जो व्यापारिक अगर गतिविधि देखें तो यहाँ पर टोटल जो यहाँ का व्यापार है वो मंडी पे आधारित है। अगर नीमच में मंडी नहीं होती तो नीमच के अंदर व्यापार भी जो आज जो दिख रहा है ये भी नहीं होता, क्योंकि टोटल व्यापार यहाँ मंडी के ऊपर डिपेंड है। और मंडी के व्यापारियों के बैंकों में खाते हुआ करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो राजस्थान बैंक और भारत बैंक खुला था। भारत बैंक, राजस्थान बैंक, ये मालू जी की बिल्डिंग में राजस्थान बैंक था और जाजू बिल्डिंग में भारत बैंक था, जो भारत बैंक बाद में पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुआ। तो वहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक बंद हुआ, ये 1948 की बात है। और 48 में फिर पंजाब बैंक यहाँ से उठ के अपने जो ये इमदाद भाई की जो जगह है, वहाँ इमदाद भाई ने प्रस्ताव किया, हाँ, कमल चौक के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं आप जैसा कहें वैसी बिल्डिंग बना के दे दूँगा, आप पंजाब बैंक यहाँ खोलो। तो उन्होंने बिल्डिंग बनाई और पंजाब बैंक वहाँ आई। और फिर पंजाब बैंक के आने के बाद जो है वो पूरा मार्केट जो है, बैंक के आने से वो चहल पहल बढ़ी, तो धीरे धीरे वो पूरा मार्केट और बंगले की एक रौनक बढ़ गई। तो ये था। और व्यापार के अंदर देखें तो यहाँ पर छुटमुट जैसे किराने की दुकान होती है, कपड़े की दुकान होती है, साइकिल की दुकान, साइकिलों की दुकान भी बाद में, क्योंकि पहले साइकिलों भी बहुत लिमिटेड थी, पर जो आवश्यक दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं उन्हीं की दुकानें थी। लेकिन मंडी आने के बाद, मंडी लाने का जो श्रेय है यहाँ पर अपने महाशय जी, शिवदयाल जी महाशय जो है, पहले मंडी उधर लगा करती थी, वो जो बगाने का पुलिस स्टेशन है पुराना, वहाँ पे। फिर बाद में शिवदयाल जी महाशय मंडी को यहाँ लेकर आए, अपने जहाँ पर अभी यहाँ से पुरानी मंडी जो हम बोलते हैं, जिसको औषधि मंडी, यहाँ पर वो शिवदयाल जी महाशय लेके आए। और उसके बाद यहाँ का मंडी व्यापार ये बढ़ा, और इतना व्यापार बढ़ा कि नीमच की मंडी में ऐसी क्या चीज़ हो नहीं बिके। इस स्थिति में नीमच की मंडी थी, और नीमच की मंडी के व्यापार से ही शहर का व्यापार बढ़ा। और आज देखें जो नीमच का जितना भी व्यापार है वो नीमच मंडी की बदौलत ही है। अगर अब नीमच में मंडी नहीं होती तो व्यापार, क्योंकि न यहाँ तो कोई कारखाने हैं, न कोई दूसरा उद्योग है, न कोई एजुकेशन हब है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से व्यापार। एक खास सवाल निकल आया, कोई ऐसी घटना आपके जीवन काल की जिसे आप याद करना चाहेंगे बहुत रोमांचित तरीके से? देखो, मैं एक घटना इसलिए मेरे को याद आ रही है कि आज जो माहौल है वो जिस तरह से गंदा माहौल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, तो मेरे जो दो दोस्त थे, बहुत मेरे नज़दीकी दोस्त समझ लो मेरे, के आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर जमील भाई और डॉक्टर शफीकुर रहमान बहुत गहरे दोस्त मेरे। और
उनके बिना मेरा कोई त्यौहार बने या उनका मेरे बिना कोई त्यौहार बने ऐसा कभी हुआ नहीं। एक घटना याद दिलाता हूँ कि होली का दिन था, होली का त्यौहार था और जमील जो हमारे ट्रक, उनके जब ट्रक चलते थे तो वो लेके बॉम्बे ट्रक लेके गए थे और उसी बीच में होली पड़ी। तो जमील भाई जो है होली की वजह से वहाँ से बिना माल भरे खाली ट्रक लेकर आ गए कि मेरे को होली पे नीमच पहुँचना है। और वो यहाँ ट्रक लाए और फिर हमने खुल के होली खेली। तो ये एक हमारे अंदर जो मतलब कहना चाहिए इतना मोहब्बत थी, इतना प्रेम था। ये घटना ऐसी कोई मामूली घटना नहीं थी। जी। मतलब आज तो हम त्यौहार पर बाहर निकलने में डरते हैं, पर वो होली खेलने के लिए बॉम्बे से खाली ट्रक लेकर यहाँ आया और यहाँ आके और हमारे साथ होली खेली। ऐसे ही मैं और डॉक्टर शफीकुर रहमान, जमील और हम दिवाली के दिन जो है ना बाज़ार में निकलते थे और ऐसा कोई व्यक्ति बाज़ार में मिलने वाला नहीं कि जिससे गले मिल के हमने दिवाली की मुबारकबाद नहीं करी। और ईद के दिन ऐसा कभी नहीं कहा कि हम एक दूसरे के परिवार में जाकर एक दूसरे से बधाइयाँ दिए। तो इतनी मोहब्बत थी, वो मोहब्बत अब देखने को नहीं मिलती। ये टीस बार बार हमको परेशान करती है। नीमच छोटा था लेकिन दिल बड़े थे। बड़ी रोचक जानकारियां नीमच की यादों को लेकर किशोर जी जवहरिया साहब ने दी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी महेश नागदा के साथ अब्दुल अली ईरानी।